क्या आपको सीबीएसई के चैप्टर समझने में मुश्किल होती है? चिंता मत कीजिए, हमारे पास है हर कॉन्सेप्ट को अनलॉक करने की चाबी। हम हर चैप्टर को आसान और मजेदार तरीके से समझाएंगे। स्वागत है आपका सीबीएसई चैप्टर अनलॉक पर, जहां हर चैप्टर होगा अनलॉक। तो चलिए करते हैं एक नया चैप्टर अनलॉक। नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर गौर कर रहे हैं। कहानी का नाम है तीसरा स्तर और यह हमें ले जाती है न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, आप कह सकते हैं, किसी छुपे हुए कोने में। बात है समय यात्रा की और आज की उलझी हुई जिंदगी से भागकर कहीं और जाने की चाहत की। हाँ, ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसा मुमकिन है? तो हमारे पास जो जानकारी है वो तीसरा स्तर समय में एक यात्रा नाम के टेक्स्ट से ली गई है। कहानी का मुख्य किरदार है चार्ली, कोई 31 साल का आम सा आदमी। और उसका दावा है कि न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, जहां सब कहते हैं 2 ही लेवल है। हाँ, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। बिल्कुल। चार्ली कहता है नहीं, वहां एक तीसरा लेवल भी है, छुपा हुआ। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जाहिर है कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कोई नहीं, यहां तक कि उसका एक दोस्त है सैम, जो साइकियाट्रिस्ट है, मतलब मनोचिकित्सक। अच्छा। उसने भी कह दिया, अरे ये तो बस जैसे दिन में सपने देख रहे हो तुम, ख्याली पुलाव। हाँ, मतलब डॉक्टर का मानना था कि ये सब चार्ली के मन की उपज है। आज की दुनिया में जो इतनी टेंशन है, डर है, लड़ाई झगड़े, चिंता, इन सब से बचने का एक तरीका, मन का खेल। ये एक दिलचस्प एंगल है। क्या चार्ली वाकई कुछ अलग अनुभव कर रहा है या ये सब उसके दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल, ये सवाल कहानी के आखिर तक बना रहता है। और पता है, चार्ली की पत्नी लुइजा, उसे सैम की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो नाराज हो गई। स्वाभाविक है। लेकिन सैम ने समझाया कि भाई, मेरा मतलब ये नहीं कि चार्ली पागल है, बस वो आजकल की जो भागदौड़ वाली दुनिया है ना, उससे खुश नहीं है, बेचैन है, एक तरह से असंतुष्ट। हाँ। और मजे की बात ये कि चार्ली के बाकी दोस्त भी सैम से सहमत थे। वो तो ये भी कहते थे कि चार्ली का जो शौक है ना, डाक टिकट इकट्ठा करने का, स्टैम्प कलेक्शन, हाँ स्टैम्प कलेक्शन, वो भी असल में एक तरह का पलायन ही है। एस्केपिज्म, भाग रहे थे। हाँ, ये दलील तो मजबूत है चार्ली की। बिल्कुल। उसे ये सब बातें बेतुकी लगी, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अनदेखा नहीं कर सका। यहीं से असल कहानी शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए उसी रात की बात करते हैं। गर्मी की शाम थी। चार्ली ऑफिस में देर तक रुक गया था। घर जल्दी पहुंचना था तो उसने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ले लेता हूँ, तेजी रहेगी। वो स्टेशन के पहले लेवल से गुजरा, फिर दूसरे लेवल पर आया। सब नॉर्मल था, रोज की तरह। फिर वो एक गलियारे में मुड़ा जो सबवे की तरफ जाता था। मेहराबदार रास्ता था। ओके। लेकिन ये रास्ता कुछ अजीब सा लगा उसे। थोड़ा ढलान पर था, नीचे की तरफ जा रहा था और एकदम सुनसान। उसे लगा शायद गलत आ गया हूं, पर वो चलता रहा। तभी उसे आगे से कुछ लोगों के बात करने की धीमी आवाजें सुनाई दी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना, वो वाकई एक भूल भुलैया जैसा है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनगिनत सीढ़ियाँ, सुरंगें, रास्ते। हाँ, ये बात सही है। कहानी में चार्ली खुद भी कहता है कि वो पहले भी कई बार वहां खो चुका है। वो तो मजाक में ये भी कहता है कि स्टेशन एक पेड़ की तरह है जो हमेशा नई जड़ें, मतलब नए रास्ते और सुरंगें बनाता रहता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। तो ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि ये चार्ली के अनुभव को एक मनोवैज्ञानिक परत देता है। क्या वह सच में भटका था या उसका मन उसे कहीं और ले जा रहा था? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो उस रात चार्ली उस अजीब से गलियारे में आगे बढ़ता गया। आवाजें थोड़ी और साफ हुईं। उसने कुछ सीढ़ियां उतरी और अचानक खुद को एक ऐसे स्टेशन पर पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, बिल्कुल नया। हाँ, पहले तो उसे लगा कि शायद वो दूसरे लेवल पर ही है, बस किसी कोने में आ गया है जिसे वो जानता नहीं। लेकिन फिर उसने गौर करना शुरू किया और चीजें बहुत अलग थीं। ये स्टेशन छोटा था, टिकट खिड़कियां भी कम थीं और वो पुरानी लकड़ी की बनी थी जिन पर जाली लगी होती थी ना पहले। हाँ, पुराने जमाने की तरह। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन बूथ भी लकड़ी का, पुराना सा। और रोशनी? रोशनी कैसी थी? बिजली के बल्ब नहीं थे, खुरी लौ वाली गैस लाइट्स थीं, टिमटिमाती हुई। ओह, गैस लाइट्स। हाँ, और फर्श पर जगह जगह पीतल के थूकदान रखे थे। पीतल के थूकदान? ये सब तो बहुत पुरानी बात है। मतलब ये डिटेल साफ इशारा कर रहे हैं कि वो किसी और समय में पहुंच गया है। हाँ, और फिर उसने लोगों को देखा। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का लोग। और उनके कपड़े एकदम पुराने फैशन के। कैसे?
आदमियों ने डर्बी हैट पहने थे, 4 बटन वाले सूट, बड़ी बड़ी मूछें, साइड बर्न्स, और औरतें लंबी स्कर्ट और वो फूली हुई आस्तीन वाले ब्लाउज होते थे ना, लेग ऑफ मटन स्लीव्स कहते हैं शायद। हाँ हाँ, वो विक्टोरियन स्टाइल के। बिल्कुल वैसा ही। ये सब देखकर चार्ली तो हैरान रह गया। उसे लगा वो कहाँ आ गया है, जैसे किसी पुरानी फिल्म का सेट हो। और तभी उसकी नजर पड़ी पास में रखे अखबारों के ढेर पर। एक लड़का अखबार बेच रहा था। हाँ। अखबार का नाम था द वर्ल्ड। हाँ, और चार्ली को फौरन याद आया कि ये अखबार तो सालों पहले बंद हो चुका है। अरे, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा, झुककर एक अखबार देखा। मेन स्टोरी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। हाँ। और फिर उसने तारीख देखी। क्या तारीख थी? 11 जून 1894। 1894? सूची सर, एक ऐसा अखबार जो छपता ही नहीं, उस पर 1894 की तारीख। ये तो चार्ली के लिए मतलब एक तरह से पक्का सबूत हो गया। हाँ, उसे अब पूरा यकीन हो गया, ये कोई सपना नहीं, कोई वहम नहीं, वो वाकई समय में पीछे चला गया है। और ये ग्रैंड सेंट्रल का तीसरा स्तर ही है। यही कहानी कल्पना और हकीकत के बीच की जो रेखा है ना, उसे पूरी तरह धुंधला कर देती है। बिल्कुल। अब वो ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर पर था, साल 1894 में, और उसे फौरन ख्याल आया गिल्सबर्ग, इलिनॉय का। गिल्सबर्ग? हाँ, वो शहर जहां उसने बचपन की कहानियां सुनी थी। एक शांत, खूबसूरत जगह, बड़े बड़े लॉन वाले घर, विशाल पेड़ जिनकी छाया सड़कों पर रहती थी। और 1894 में सोचिए, वहां जिंदगी कितनी सुकून वाली होगी। हाँ, मतलब पहला विश्व युद्ध भी नहीं होता तब तक। दूसरा तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, बस शांति। तो ये गिल्सबर्ग चार्ली के लिए सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गया। शांति का, सुरक्षा का, एक सरल जीवन का। हाँ, आज की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। आधुनिक तनाव से दूर, एक आदर्श अतीत की कल्पना। चार्ली ने फौरन फैसला कर लिया, वो यहीं से 1894 से गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट खरीदेगा, एक अपने लिए, एक अपनी पत्नी लुइजा के लिए। अच्छा, तुरंत? हाँ, वो टिकट खिड़की पर गया। क्लर्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चार्ली के कपड़े तो उस जमाने के हिसाब से अलग थे ही। चार्ली ने 2 टिकट मांगे। क्लर्क ने किराया गिना। किराया बहुत कम था 1894 के हिसाब से। चार्ली ने जेब से पैसे निकाले। उसके पास किराया देने लायक काफी पैसे थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने अपने आज के जमाने के नोट क्लर्क के सामने रखे, क्लर्क एकदम चौंक गया। उसने नोटों को घूर कर देखा, फिर चार्ली को, और बोला, अरे साहब, ये पैसे नहीं है। अगर आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बचकर नहीं जा पाएंगे। पकड़ा गया। हाँ, क्लर्क ने अपने कैश दराज की तरफ इशारा किया, जिसमें पुराने बड़े साइज के नोट रखे थे। चार्ली फौरन समझ गया, करेंसी अलग थी। उसे लगा अब क्लर्क पुलिस को बुलाएगा। बिल्कुल, वो फौरन पलटा और तेजी से उसी रास्ते से भाग निकला जिससे वो आया था। तो ये घटना एक तरह से चार्ली का जो भागने का सपना था, उस पर एक प्रैक्टिकल ब्रेक लगा देती है। हाँ, सही कहो। मतलब सिर्फ चाहने से नहीं होता, अतीत की अपनी सच्चाई है, अपने नियम हैं। जैसे कि पैसे का चलन, आप आज की दुनिया की चीजें लेकर सीधे अतीत में फिट नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये एक बड़ा रियलिटी चेक था कहानी के अंदर ही। तो ये अनुभव चार्ली भूल नहीं पाया। अगले दिन लंच टाइम में वो बैंक गया। उसने अपने करीब करीब सारे पैसे, $300 निकाल लिए। सारी सेविंग्स? हाँ, लगभग। और उनसे पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी। उसे $300 के बदले शायद $200 से भी कम कीमत के पुराने नोट मिले, क्योंकि वो खरीदना महंगा पड़ता है। लेकिन उसे परवाह नहीं थी, पैसे आ गए थे। अब उसे बस गेल्सबर्ग जाना था। यानी वो वापस जाने के लिए तैयार था। हाँ, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसने बहुत कोशिश की, पर उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो गलियारा फिर कभी नहीं मिला। ओह, वो रास्ता गायब हो गया। हाँ, उसने कई बार ढूंढा, अलग अलग समय पर गया, लेकिन वो रास्ता जैसे था ही नहीं। ये भी कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। क्या वो रास्ता सिर्फ एक खास मानसिक स्थिति में ही दिखता था, या शायद वो सिर्फ एक बार का अनुभव था, या वो रास्ता था ही नहीं? ये सवाल भी आता है मन में। हाँ, और जब चार्ली ने ये सब अपनी पत्नी लुइसा को बताया तो वो बेचारी बहुत परेशान हो गई। जाहिर है, वो नहीं चाहती थी कि चार्ली तीसरे स्तर की तलाश में अपना समय और पैसा बर्बाद करे। उसने चार्ली से बहुत मिन्नतें की कि वो ये सब छोड़ दे। और चार्ली मान गया? हाँ, कुछ समय बाद वो मान गया। उसने तीसरे स्तर को खोजना बंद कर दिया
और वापस अपने स्टैम्प्ड कलेक्शन में ध्यान लगाने लगा। ठीक है, मामला शांत हो गया। ऐसा लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ। बिल्कुल। बल्कि शायद यहाँ से और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। एक रात चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, एल्बम के पन्ने पलट रहा था। तभी उसे अचानक एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो उसके कलेक्शन में नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट डे कवर। अच्छा, वो लिफाफा जिस पे टिकट लगाकर उसी दिन मुहर लगवाते हैं। हाँ वही, जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है तो कलेक्शन करने वाले उसे एक लिफाफे पर चिपकाकर उसी दिन पोस्ट ऑफिस से मुहर लगवा लेते हैं। यादगार के तौर पे। अक्सर अंदर से खाली होते। बिल्कुल। तो चार्ली को ये अजीब सा फर्स्ट डे कवर मिला। अजीब इसलिए क्योंकि ये उसके संग्रह में पहले नहीं था और इस पर 6 सेंट का एक बहुत पुराना टिकट लगा था, राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर वाला। लिफाफे पर पोस्ट ऑफिस की मुहर लगी थी। तारीख थी 18 जुलाई 1894। 1894, फिर वही साल। हाँ, और पता लिखा था उसके दादाजी का, गेल्सबर्ग का। तो ये कवर दादाजी को मेल किया गया होगा उस जमाने में। हाँ, लगता तो यही है। और उनके कलेक्शन से होते हुए अब चार्ली के पास पहुंचा था। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो लिफाफा खाली नहीं था। खाली नहीं था मतलब? उसके अंदर एक कागज था, हाँ? मोड़ा हुआ, और उस पर कुछ लिखा हुआ था, एक चिट्ठी। चिट्ठी? 1894 के फर्स्ट डे कवर के अंदर। किसके लिए? चार्ली के नाम। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, और चिट्ठी लिखने वाला कौन था पता है? कौन? चार्ली का वही दोस्त सैम। मनोचिकित्सक सैम, जिसने कहा था कि तीसरा स्तर सिर्फ वहम है। वही सैम। चिट्ठी में उसने लिखा था कुछ इस तरह, चार्ली, मुझे यकीन हो गया था कि तुम सही थे, तुम्हारी बातें सच थी, और जानते हो क्या, मुझे वो तीसरा स्तर मिल गया है। अरे बाप रे। मैं यहाँ गेल्सबर्ग में हूँ पिछले 2 हफ्तों से, और यहाँ जिंदगी वाकई बहुत शांत और खूबसूरत है चार्ली। लोग शाम को बाहर बरामदे में बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई पियानो बजाता है, सब मिलकर गाना गाते हैं। वाओ। मुझे अभी किसी ने नींबू पानी पीने के लिए बुलाया है। चार्ली और लुइसा, तुम लोग कोशिश करते रहो, तीसरा स्तर ढूंढते रहो, ये जगह सचमुच इसके लायक है। और नीचे सैम के साइन थे। ये तो अविश्वसनीय है। चार्ली तो पढ़कर एकदम सन्न रह गया। उसने फौरन पता लगाया, डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, और उसे मालूम हुआ कि सैम ने कुछ ही समय पहले $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। $800? काफी रकम है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, इतने पैसे तो उसे गेल्सबर्ग में कोई छोटा मोटा काम जैसे चारा या अनाज का बिजनेस शुरू करने के लिए काफी थे। सैम हमेशा से ऐसा ही कुछ करना चाहता था। तो मतलब सैम वाकई पहुंच गया। ये चिट्ठी, ये तो कहानी का पूरा नजरिया ही बदल देती है। एक तरफ तो ये तीसरे स्तर के होने का सबसे पक्का सबूत लगता है ना? सैम जो खुद शक करता था वो अब वहां है और चार्ली को बुला रहा है। हाँ, सबूत तो लगता है। लेकिन दूसरी तरफ शक और गहरा हो जाता है। क्या ये चिट्ठी भी चार्ली की कल्पना का ही हिस्सा है? मतलब सैम गायब हुआ, उसने पुरानी करेंसी खरीदी, क्या चार्ली के मन ने इन बातों को जोड़कर ये चिट्ठी बना ली? ये भी मुमकिन है। क्या सैम भी उसी पलायनवादी फैंटेसी का शिकार हो गया जिससे वो चार्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल परेशान करता है। बिल्कुल। कहानी हमें यहीं छोड़ देती है एक बड़े सवाल के साथ। सैम की चिट्ठी ने चार्ली को एक उम्मीद तो दी, लेकिन क्या वो उम्मीद सच्ची थी? क्या सैम सच में 1894 के गेल्सबर्ग में नींबू पानी पी रहा था? पता नहीं। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, तो वो क्या होंगी? पहला तो साफ है, आज की जो जिंदगी है उसका तनाव, डर, असुरक्षा, इन सब से भागकर किसी शांत, सरल अतीत में जाने की गहरी इच्छा। हाँ, पलायनवाद, एस्केपिज्म, ये एक बहुत बड़ा थीम है। और दूसरा है कल्पना और वास्तविकता के बीच का वो धुंधलापन। कहानी लगातार हमें दुविधा में रखती है, क्या सच है, क्या भ्रम। तीसरा स्तर, वो अखबार, फिर सैम की चिट्ठी, ये सब सबूत भी हो सकते हैं और चार्ली के मन की उपज भी। सही कहा। और तीसरा पॉइंट है नॉस्टैल्जिया, अतीत के लिए वो मीठी सी याद, है ना? हम अक्सर गुजरे हुए वक्त को बहुत रोमांटिक बना देते हैं, है ना? शायद असलियत से भी ज्यादा खूबसूरत। 1894 का गेल्सबर्ग चार्ली के लिए वैसा ही एक आदर्श बन गया था। बिल्कुल। कहानी का अंत खुला है, हमें जवाब नहीं मिलता, पर शायद यही इसकी खूबी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तीसरा स्तर असल में एक सिंबल है, एक प्रतीक? चाहे वो जगह सच में हो या ना हो, वो उस उम्मीद का प्रतीक है, उस चाहत का जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है। हाँ, एक बेहतर, ज्यादा शांत, ज्यादा सरल दुनिया की तलाश। बिल्कुल। ये कहानी आज के समय में भी उतनी ही रिलेवेंट लगती है। हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी की इस भागदौड़ से थकते हैं और सोचते हैं, काश कहीं और होते, किसी शांत जगह पर। तीसरा स्तर उसी काश का नाम है, एक तरह की मानसिक पनाहगाह। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। ये सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों, हमारी इच्छाओं और हमारे डरों की कहानी भी है। हाँ, और यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए, जो कहानी हमें नहीं बताती। अगर मान लें कि सैम को तीसरा स्तर मिल गया था और उसने चिट्ठी भेजकर चार्ली को कहा कि तुम भी ढूंढते रहो, तो फिर चिट्ठी मिलने के बाद चार्ली उसे दोबारा क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्या हुआ उस रास्ते का? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या वो रास्ता सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें उस खास पल में भागने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम की वो चिट्ठी भी चार्ली के अकेलेपन और उसकी उस गहरी इच्छा का ही एक सबूत थी, जिसे उसने अनजाने में खुद ही अपने स्टैम्प कलेक्शन में रख दिया हो? ओहो, ये तो और भी उलझा देता है। बिल्कुल। कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए।